मैं आपको रीजन बता रहा था कि एलोएरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, एलोएरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है। तो वो क्यों मुश्किल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं ना। तो इसमें क्या है, एक रीजन तो आपको ये बताया था मैंने कि भाई जो हेलोएरीन्स हैं उसमें रेजोनेंस के कारण कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि हेलोएरीन्स में जो कार्बन है वो sp2 टाइप का होता है, और sp2 कार्बन जब होता है तो उसके ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है। ये बात कल मैंने आपको याद है। sp2 कार्बन जो होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसका उसका बॉन्ड लेंथ कम बनेगा क्योंकि ऑर्बिटल छोटा होता है। कल लास्ट ये बात बताई थी। दोबारा बताऊं या ध्यान है? हाँ, ध्यान है। ठीक है, तो जो sp2 ऑर्बिटल है वो साइज छोटा होता है। तो इसमें क्या चीज आती है आपके पास? इसमें आप लिख सकते हैं जो अपन ने सेकंड पॉइंट लिखना था, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इन हेलोएरीन the halogen atom is bonded to an sp2 carbon atom. Whereas in haloalkane the halogen is bonded to an sp3 carbon. Since sp2 hybrid orbitals are shorter than sp3 hybrid orbitals. So the CH bond length is shorter in haloene than in haloene. हेलोएरीन्स में CH बॉन्ड लेंथ छोटी होती है क्योंकि उसमें sp2 कार्बन एटम से जो है हेलोजन लगा हुआ होता है। So shorter bond length but stronger, and hence nucleophilic substitution of haloarine is this. छोटी बॉन्ड लेंथ होती है तो उसको तोड़ने में हमें दिक्कत, ठीक है ना। छोटी बॉन्ड लेंथ होती है तो उसको तोड़ने में हमें दिक्कत आती है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो हमें
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही तोड़ना है तो वो तोड़ने में भी दिक्कत आती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में भी दिक्कत, वो टूट नहीं पाता कंपैरेटिव। हेलो एल्केन्स में sp3 कार्बन होता है तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है आसानी से, ठीक है। तो दो रीजन हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स का ना हो पाने। पहला, रेजोनेंस के कारण कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड लेंथ सच में छोटी होती है, ये भी एक रीजन होता है कि बॉन्ड लेंथ छोटी। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन क्या है इसके अंदर, ये दो रीजन अपन लिखते हैं। हाँ, थर्ड रीजन क्या है यहाँ पर कि आपको पता है रेजोनेंस के लिए बेंजीन में क्या होना चाहिए, कौन सी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए, sp2। ये बात मैंने आपको समझाई, sp2 हाइब्रिडाइज पे प्लेन में फिर वो इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप, और दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर आप बात करते हैं जैसे SN1 मैकेनिज्म की अगर अपन बात, तो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है हर हाल, तो इसका अगर अपन कार्बोकैटायन बनाएं, तीसरा रीजन की बात कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन अगर इसका बनाते हैं तो फिनाइल कार्बोकैटायन में कार्बन एटम जो sp हाइब्रिडाइज, और इस कारण से इसका रेजोनेंस खत्म हो जाता है, जिस कारण से क्या है फिनाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं, तो SN1 मैकेनिज्म तो फॉलो करने के इसकी चांसेस खत्म हो, ठीक है। तो मैं इसको जो है थर्ड पॉइंट में आपको समझा देता हूँ कैसे। दो रीजन हो गए, पहला रेजोनेंस के कारण, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज के कारण, तीसरा क्या है, ठीक है। आपने इसमें मिक्स कर दिया, मैं शाम को रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप उसको थोड़ा देख लें, थोड़ा सा जहाँ से भी आप आते हैं थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा टाइम भी अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो क्या है कि मैं मेरे यहाँ से आपसे पहले वाली बैच में 10 मिनट्स अर्ली 3:50 करता हूँ और 4:50 उनको मैं फ्री करता हूँ, ताकि ना तो chaos हो, और क्योंकि पहले ही बैच होते हैं नॉर्मली, तो अगर ऐसा हो जाए तो 10 मिनट आप पहले वहां से, ठीक है। तो अब क्या है, तीसरा रीजन इसमें क्या होता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन, तीसरा रीजन होता है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। देखिए जैसे आपके पास ये मान लीजिए क्लोरोबेन, ठीक है, ये टूटेगा तो क्या बनना चाहिए इसके अंदर, ये बनेगा आपके पास फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये अनस्टेबल हो, इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता। इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बाकी सारे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से, क्योंकि मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड है सारे कार्बन एटम, लेकिन यहाँ से जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है, ये वाला कार्बन एटम क्या है sp हाइब्रिडाइज,
तो इसका रेजोनेंस खत्म हो जाता है, डीलोकलाइजेशन और आराम से इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूम रहे थे ना, वो घूमना बंद हो जाता है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, और रेजोनेंस ना हो पाए तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी। तो इसकी जो प्लेनर ज्योमेट्री होती है वो खत्म हो जाती है sp हाइब्रिडाइज्ड होने का। तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं। तो क्या होता है कि ड्यू टू instability of हाइड्रोजन तो सभी पे होता है, ऊपर नीचे नहीं बेंच, तो ये यहाँ से उस पे होता है ना sp2 यहाँ पे। ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन the possibility of SN1 mechanism is ruled out। कल आपने ऑनलाइन जब लगा पास किया क्या कट कट और साउंड ना, तो और इसमें साउंड कट रही थी ना। मैं लाया था स्पीकर, माइक स्पीकर लाया हूँ, माइक माइक घर पे पड़ा है काम। वैसे ठीक है, दो एक बार ढंग से ना इस पे ऑनलाइन ना जाए तो आप पढ़ने आ जाए, है ना। ये भी तरीका ठीक है, नहीं तो कहेंगे चल घर पे काम ही हो रहा है आराम से, आगे तो सर्दियां पड़ने लगेंगी तो और भी जो रहेगा, कौन को जाए थी ठंड में, है। हाँ, सही बात लगी मैंने, है ना भाई, है सही बात कह रहा हूँ। तो बंद ही करना पड़ेगा इससे, वरना आप आलसी बने रहे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। इज इट ओके? जो बात ना समझ में आए वो बता देना, और अगर कुछ भी ना समझ आए तो भी बता देना, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरा रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता आसानी से और हेलोजन, ठीक है। क्यों क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है अब आपके नवंबर दिसंबर में आने का एमसीक्यू, लेकिन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक ऐसी चीज है, असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करना होता है, खैर अब आगे प्रैक्टिस करेंगे कुछ आंसर्स, तो उसमें करना ही होता है कि असर्शन को एक क्वेश्चन मान के चलो और रीजन को एक उसका आंसर, ठीक है ना। असर्शन रीजन मैंने पहले भी कहा था, सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो उसका पहले और दूसरा ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन होता है कि assertion is correct and reason is also correct, but and reason is correct explanation for the assertion। दूसरा ऑप्शन होता है assertion is correct, reason is also correct, but it's not the correct explanation। वो सबसे डिफिकल्ट जजमेंट होता है उनको, और ये क्वेश्चन ना एम्स के पेपर में जो होता था उसमें पहले से आते रहे assertion reason। तो इसमें डिसीजन मेकिंग तो वो क्या होता है कि नो डाउट एमसीक्यूज हैं, बट वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। थ्योरेटिकली अगर आप साउंड होगे तभी आपको असर्शन डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए इन चीजों को हम थॉरोली करना जरूरी है, नहीं तो फिर हम, ठीक है। तीसरा रीजन जो है वो तो है स्टेरिक रिपल्शन, वो तो सभी में ही होता है। लास्ट रीजन इसमें वो वैसे एक रीजन जरूर है मगर कोई स्पेसिफिकली इसका नहीं है, वो तो हेलो होता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। अब जैसे आपको बताइए कि आप अगर ये जैसे क्लोरोबेंजीन, अब इस न्यूक्लियोफाइल ने कहां पर अटैक कर
ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी लाइन लिखेंगे। बात समझना, इस न्यूक्लियोफाइल ने कहां पर अटैक करना है? इस कार्बन पे। अगर इस कार्बन पे दीवार बन के कौन खड़ा हो, ये क्लोरीन, तो जाने थोड़ी देगा, यहाँ पर आएगा तो जाने देगा, कहाँ जा रहा है, रिपेल करेगा इसे। मगर ये तो हेलो एल्केन्स में भी होता है, इधर से आएगा तो भी इसको जो है ये अपना बड़ा सा बल्कि एल्काइल ग्रुप ये कर देगा। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, इस कार्बन पे पहुंचना न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल सा काम है। मगर ये तो हेलो एल्केन्स में भी होता है, बट चलो ये भी एक रीजन तो है। तो ये 4 रीजन है। कल को आपको, जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन अगर एसेशन रीजन बेस्ड आता है या आपको कोई दूसरा एमसीक्यू भी आता है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अपने को लगता है रेसिप्रोकली क्या कर सकता है, देखा दिमाग कैसा उल्टा शॉर्टकट ढूंढता है, क्या आने था एमसीक्यूज ही, क्यों ऐसे पढ़। तो बड़ी सीधी सी बात है, आपको एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए कि व्हाई डू हेलो एरीन्स नॉट शो या डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं जी। 4 ऑप्शंस अगर आपको दिए होंगे तो उसमें से अगर आपको छांटना होगा कौन सा मतलब इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट है, तो वो थोड़ा आपको पता होगा, जब भी आप बता पाओगे करना, ठीक है ना। थोड़ा सा थोरोली आपको करना है। और आपको जो मैंने देखो कल फिर से आप नोट्स कह रहे थे, मैं आपको बता दूं खास तौर पे ऑर्गेनिक, तो मैं जो लिखवाता हूँ ना वही बेस्ट है, ठीक है, जो आपने अपने हाथ से लिखी हुई। कोई बात नहीं, टाइम अगर वैसे चला गया, हो सकता है अभी आपको स्कूल में कोई लोकल एग्जाम हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें नवंबर दिसंबर से पहले अपने आप को कवर, पहले अगर सोए रातों में बढ़िया, तो अब जागे और तो क्या है, उस टाइम को कवर अप, ठीक है। कर रखा है काम पूरा, तो आप बहुत सेफ साइड बढ़िया से कर लेंगे आपने, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एलिक्स का होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो तो हेलो एलिक्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक का मतलब होता है फोर्स्ड कंडीशन, जबरदस्ती, आसानी से नहीं होता। हाँ जी लोकेश, सही सुनाई दे रहा है आपको, सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो क्या है? तो अभी नहीं है, हैं थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं अभी क्या जरूरत है, मैं तो नहीं सुनाई दे। कल तो आया था लोकेश, है ना, आज डाला, मेरे भी जी में आ रही थी, कभी कभी मेरे भी आती है, आज ऑनलाइन आलस आता है ना कई बार आने में, तो पर क्या है कि आपने को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्रास्टिक कंडीशंस में हो सकता है, अगर आप जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन, कभी मैं लाइंस बना देता हूँ बॉन्ड की, कभी सर्कल बनाता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले स्टेप में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में Cl हटाना, लेकिन कंडीशंस थोड़ी हार्श रखनी पड़ती है, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर 623 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक है, और उसके साथ में जो होता है कि 300 पॉस्टिक का, और सेकंड स्टेप में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब डाइल्यूट वाटर से इसका रिएक्शन, तब कहीं जाकर आपको क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना है तो असंभव नहीं, पॉसिबल है, आसानी से नहीं, जबरदस्ती होता है, इस रिएक्शन को डाउस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस
ठीक है, समझ आ रही बात। अब इसमें क्या है कि ऐसा देखा गया कि अगर जैसे क्लोरोबेंजीन है और उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हो तो रिएक्टिविटी इसकी इजी होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कंपैरेटिवली इजी होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट presence of any इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचने वाला। वैसे आपको पता होगा मैं आमतौर पर इसको ईडब्ल्यूजी लिखता हूं। मैं तो अभी क्लेम भी नहीं कर सकता कि आपको पता है कि, क्योंकि कितनों ने मेरी बात पहले सुनी हुई नहीं, क्लेम भी नहीं कर सकता। जिन्होंने कहना माना उनको तो पता होगा। दो तरह के होते हैं ग्रुप, एक अपनी तरफ खींचने वाले, एक अपने से दूर धक्का मारते। तो मैं उनको शॉर्ट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग, ईडीजी और ईडब्ल्यू। शॉर्ट में लिख देता हूँ। एग्जाम में अगर आपके तो कह रहे एमसीक्यू आना, बट स्टिल ये सिर्फ अपने लिए नोट्स में अपन लिख सकते हैं, वहां पर आपने पूरा वर्ड लिख। प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases electron withdrawing group at ortho and para position. Increases the ease of nucleophilic substitutes on a halogen. ऐसा देखा गया कि कोई हेलोएरीन अगर है और उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, तो हमने देखा कि वो आसानी से, कंपैरेटिवली आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे। पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहचानना आता है। कैन यू आइडेंटिफाई, मतलब बेंजीन रिंग पर लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का हो तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो एटम रिंग से लगा हो उसका, उस ग्रुप का, उस पर कोई लोन पेयर ना हो। जो एटम उस ग्रुप का रिंग से लगा उस पर कोई लोन पेयर ना हो, लेकिन लेकिन क्या है कि वो एटम फर्दर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो माइनस आर इफेक्ट वाले होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर खींचते हैं, दे पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स देमसेल्फ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कराते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट वाले होते हैं। प्लस आर वाले को पहचानने का तरीका क्या होता है सौरभ, बता सकते हैं? पढ़ाई कब शुरू करें केमिस्ट्री भी बता दो, मैं कहता हूँ तो कभी इसका पेपर है, कभी मैथ्स का, केमिस्ट्री की बारी कब आएगी, कब पढ़ेंगे, अब है क्या? बहुत बहुत नहीं, 2 दिन में आप चमत्कार करेंगे, चौके छक्के उड़ाएंगे, वीरेंद्र सहवाग बनेंगे। अच्छा पढ़ा हुआ है, रिवाइज तो 10 दिन पहले यही होता है ना, 10 दिन पहले तो आएगा। ठीक है, तो रिवाइज कब करेंगे? आज रात को करेंगे हैं? थोड़ा सा पढ़ो तो, नहीं तो मुझे यही लगता है दीवारों से सिर मार, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं। आज तक तो मुझे पता है फेस रीडिंग अभी भी, अब तो फेस रीडिंग भी नहीं हो सकती, आईज रीडिंग हो सकती। तब आपकी आंखें से फटी हुई है, क्या बोल रहे हैं? तो वो सीन जो थोड़ा सा मुझे पिक्चर क्लियर होगी धीरे धीरे भी, कितना मुझे कॉन्फिडेंस आया जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उसमें एफर्ट अब आपको डालना पड़ेगा। ये चीजें सारी आपके पास है, पर थोड़ा सा जैसे आप नींद लेके उठे जब पूरा, सबसे पहला काम आप केमिस्ट्री पढ़ें ताकि आपको दोबारा नींद ना आए।
जब नींद पूरी करके उठेंगे, नींद तो नहीं आएगी एक बार, ठीक है, तो कम से कम उन लेक्चर्स को आप देखें, अपने पास नोट्स बनाए। बहुतों ने आप में से देखो जिन्होंने बना रखे वो आपसे आगे निकल गए, उसका कोई इलाज, वो आगे निकल चुके, वो अब आप लॉस कर चुके टाइम, वो अब आपसे नंबर ज्यादा आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर हम जितनी कोशिश कर सके, जितना कवर कर सके, जब रेस लगती है तो दिख ही जाता है वो आप भागता हो जा रहा है, जो हुसैन बोल्ट हो तो आगे फर्स्ट आएगा ही, कोई इलाज ही नहीं है, पर चलो अपने सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, लास्ट तक रेस तो पूरी करेंगे ना, वो सीख, और कितनी कर सकते, कितना जोर लगा सवाल, टाइम तो जिसने जिसने टाइम की कदर की है इन दिनों में वो आ गया, उसमें कोई दो राय, बुरा लगे तो लगता रहे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसको पहचानने का तरीका, जैसे नाइट्रो इस कैटेगरी में आता है, नाइट्रो में क्या होता है, नाइट्रो में ये इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जैसे आप समझो कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 and 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पर, तो उसमें से ये 1 एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 3 और 4 5 कोऑर्डिनेट में दोनों इसी के होते हैं, तो नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं होता, और ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे मल्टीपल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ, तो इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच है, तो ये अपनी तरफ डेंसिटी से अगर लगा होगा, रिंग से अगर लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कहता है कि अगर क्लोरोबेंजीन है, मान लो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा पर नाइट्रो जैसा कोई ग्रुप लगा हो, ठीक है, इसमें आप लिखो सच एज NO नाइट्रो, तो हमने देखा कि जो है रिएक्टिविटी जो है वो ईज ऑफ हो जाती है, आसानी से, ठीक है, देखिए कैसे, आपको रिएक्शन पूरी लिखी है जो मैं लिखता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के पैरा पर एक नाइट्रो लगा, तो कंडीशन इजी ऐसे हो जाती है कि प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली मॉडरेट, लोअर टेम्परेचर हो जाता है 443 केल्विन, ठीक है, और आपको जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जैसे ये आपके पास जो है ये क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेन, और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली ये रिएक्शन आपने लिखा, ये आसान होगा, ठीक है, अब इसका रीजन क्या हुआ, क्यों आसान हो गया, इसको समझो आप, ये जब आप क्लोरीन के, ये क्लोरोबेंजीन के जब आप कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो, तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर, ये ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिएक्शन लिखी थी ना आपने, तो बिगाड़ सकता सिर्फ समझा रहा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, क्लोरीन से, तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर है ना, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ सकता है। दोबारा सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे नॉर्मल क्लोरोबेंजीन होता तो आपको पता था कि यहाँ पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कल बनाए थे, पहला रीजन था उसमें मैंने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब पाई बॉन्ड का नेचर होता है, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, इनको यहाँ ठहरने नहीं देता,
इनको मैं रुकने नहीं देता। तो इस कारण से अब क्या होता है कि कार्बन और क्लोरीन में जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वीक हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल को कंपैरेटिवली एक लोअर टेम्परेचर पर और बिना किसी एटमॉस्फेयर प्रेशर के टेंशन के इसको तोड़ सकता है और तोड़ के जो है ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। ऐसे ही अगर जैसे तो वो आपके पास एक पैरा पर लग गया, अगर ऑर्थो और पैरा पर दोनों पर लग गया तो कंडीशन और भी फेवरेबल हो जाती है। जैसे Cl और NO2 था, अगर ऐसा होता है कि जैसे 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेन ये बनाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो कंडीशंस और भी मॉडरेट और भी इजी हो जाती है। मॉडरेट का मतलब थोड़ा मेरा मतलब यहाँ पर इजी 368 केल्विन और फिर ऐसे डायरेक्ट इसमें डॉल्स प्रोसेस सिर्फ पहले वाली रिएक्शन को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये CH का प्रोडक्ट है। हाँ जी आप लिख लो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है। हाँ जी, अगर NO2 ऑर्थो पे भी लगभग वही इम्पैक्ट आता है। अगर एक लगा होगा तो ऑर्थो या पैरा पर लगभग ये इम्पैक्ट, अगर दो लगे होंगे तो ये, और अगर तीन लगे होंगे तो और भी मॉडरेट। सही नजर आ रहा है ना आपको, छोटा तो नहीं दिखता, सही नजर आ रहा है। मैंने बोर्ड एक्चुअली इसके हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ा। अब देखो अगर ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन रब कर रहा हूं, अगर तीन नाइट्रो लगे हुए तो और भी इजी हो जाता है। तब तो सिंपली वाटर के साथ वार्म करोगे ना, अगर आप ये आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हाँ जी, स्टेरिक एंट्रेंस। देखिए क्या होता है स्टेरिक एंट्रेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर जो बॉन्ड रहते हैं यहाँ पर आपके पास लेकिन वो ज्यादा डोमिनेंट है। बेसिकली ये बॉन्ड इतना कमजोर हो जाता है कि आसानी से तो डोमिनेंट फैक्टर नहीं रह पाता स्टेरिक। तो यहाँ पर तो आपके पास बहुत आसानी से ये वो है। तो बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका एक कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड।
ठीक है। तो अब बात ही आती है कि पिक्रिक एसिड जैसे आपके पास स्ट्रांगली रिएक्टिव, तो ये हो गया आपके पास। अगर मेटा पर नाइट्रो लगाओ, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगाओ, तो क्या? तो उसका जवाब है मेटा पर लगाओ तो इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा वो, बट वो ये इम्पैक्ट नहीं दे पाता। कारण क्या? कारण कारण ये है कि ऑर्थो पैरा वाला ही नाइट्रो ये क्यों काम कर पाता है, क्योंकि आपने देखा क्लोरीन के जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन कहां पर होता था? ऑर्थो और पैरा। तो वही वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ खींच सकता है। जब ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो लगा होगा तो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का। मेटा पर अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे क्लोरोबेंजीन के, तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट ही नहीं, तो नाइट्रोस को कैसे खींचेगा? जब जब होती है तो इलेक्ट्रॉन फिर उधर भी चक्कर काटता हो जाता है, तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि सिर्फ ये जो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नाइट्रो है वो इस तरह का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये इतना करने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो आपके एरीन्स, ये टॉपिक हो पहली केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। दैट इज व्हाट? क्या थी लिस्ट में? इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होगा? हेलो एरीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, मेटा डायरेक्टिंग होगी? मेटा डायरेक्टिंग होगी, शाबाश। ऑर्थो पैरा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या सही है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पहले में तो मैंने गुस्से में शाबाश बोला, फिर आपने जो बोला सही बोला, तो शाबाश बोल रही, ठीक है। आपको समझ नहीं आया कौन सा सही है, ठीक है। तो उसने कहा चलो कोई पैरा ही बोल देते हैं, जैसे शॉर्ट चलता है कहीं तो लगे, क्योंकि तीन ही नाम है, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। तो ये आपको बताया हुआ है मैंने, दो तरह के ग्रुप होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो ही तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा रिंग के ऊपर। जो पहले से ग्रुप लगा होगा उसके रिलेटेड या तो ऑर्थो पैरा पर होगा और या फिर मेटा। ऑर्थो पैरा पर जब होता है, जब ऑर्थो पैरा पर, अब चलो आप एक बार ये लिख दिया आपने सर, ये हेडिंग डाल ली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिग्री। मैं बता जो इस रिएक्शन में गया, पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, क्लोरीन आपको पता है ये जो है कहां पर एक्टिवेट, यहाँ पर हो, यहाँ होते हैं ना, जब क्लोरोबेंजीन अपना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली घूमता हो, फिर यहाँ पर भी घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, जब ये चक्कर लगाता है ना, तो कुछ फिर नाइट्रो में भी एक बार घूम के जाता है, क्योंकि नाइट्रो को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर नाइट्रो यहाँ पर होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो आते हैं, यहाँ से घूम के जाता है। अगर आप तो यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटिंग इस कारण ड्यू टू क्लोरो, तो इस कारण से नाइट्रो वहां पर लगा हो तो ये अपना मतलब आर इफेक्ट का इम्पैक्ट नहीं शो कर पाता, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्मल क्लोरोबेंजीन से मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा कुछ, बट दैट विल बी सिंपली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ध्यान है आप। बट मैं इसलिए क्योंकि अभी मैं ज्यादा, क्योंकि पहला ही अभी जो है वही संभाल लें, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान है, इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान है। कोई धीरे-धीरे बता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पहले समझते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था, होता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में? होता ये है, मेरी बात को पहले लिखने से पहले आप समझ लो कि यहाँ पर पहले से कोई ग्रुप मौजूद होता है, उस ग्रुप के रिलेटिव ये पोजीशंस कैसी हैं,
ऑर्थो, ये कैसी है बेटा और ये कैसी है पैरा। ये ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इन पर आपको पता है बाकी एक जगह पर तो कोई ग्रुप लगा होता है, बाकी सारी जगह पर क्या लगा होगा हाइड्रोजन, इनके किसी हाइड्रोजन को हटाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है और E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। मगर ये ग्रुप कहेगा भाई जहां उसके पास 5 हाइड्रोजन अवेलेबल है, किसको हटाए, तो वो दिशा कौन देता है, वो डायरेक्टिव कौन देता है, ये ग्रुप। क्या भाई जा उस हाइड्रोजन को हटा जिसको मैं कहता हूं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। उसका ग्रुप होता है, उसका ग्रुप का प्रभाव होता है। अब ये ग्रुप हम कैसे पहचाने कि वो कहां पर दिशा देगा, भाई हाँ तो इधर जा, इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि इस वाले हाइड्रोजन को हटा, इन 5 में से कौन सा हाइड्रोजन हटाकर मुझे लगता है, वो ये ग्रुप डिसाइड करे। अगर ये ग्रुप ऐसा होता है जैसे मान लो फिनोलिक ग्रुप, जो एटम रिंग से लगा हो उस पर लोन पेयर हो, तो ये क्या करता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी आगे वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहता है तो कहां पर आप कौन सा हाइड्रोजन हटा, या तो ऑर्थो वाला हटा ले या फिर तो पैरा वाला हटा ले। इसमें भी क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा में से आमतौर पे पैरा आइसोमर मेजर करते हैं। तो ऐसे ग्रुप जैसे मान लो OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, हेलोजन हो गया, ये सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। दूसरी कैटेगरी क्या होती है जो मेटा डायरेक्टिव होती है, वो कैसी होती है कि उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको नाइट्रो बताया, नाइट्रो के सिवाय अगर मान लो जैसे जैसे अगर नाइट्रो के सिवाय एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में समझते हो CH, ऐसे ग्रुप्स में क्या होता है कि जो एटम रिंग से लगा होता है उस पर कोई लोन पेयर नहीं होता, उस पर कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन वो एटम फर्दर मल्टीपल बॉन्ड इज अ सिंगल नेम फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स 3 है, कौन कौन से, FON, उनमें से F मल्टीपल बॉन्ड बनाता ही, तो बचे कौन से, O है। तो वो जो एटम जो रिंग से लगा हुआ है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो अब मान लो CHO इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है, COOH इस कैटेगरी में आ गया, COOR एस्टर जो होता है वो इस कैटेगरी में आ गया, नाइट्राइल जो होता है साइनाइड वो इस कैटेगरी में आ गया। देखो कार्बन के ऊपर क्या है, कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन ये आगे मल्टीपल बॉन्ड से, जैसे इसमें ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से लगा हुआ है, उसी तरह से नाइट्रो, जैसे नाइट्रो इस तरह से आता है, नाइट्रो में भी नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिव। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, इसको मतलब इसको जैसे मान लो आप ये जो कंपाउंड है इसको बेंजल्डिहाइड हो, इस पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसको बेंजल्डिहाइड कहता है। कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा तो जाके, कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा, ये मेटा पोजीशन वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहता है, वहां जाके, तो इसको मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं आप, मेटा डायरेक्टिव। इज इट ओके? इसमें अगर देखो मेरी एक बात, मैं अभी इसलिए जो जाना, मैं एक बार एक ग्रुप लगा के तो अपन बात, पिछली रिएक्शन से इसको कंफ्यूज नहीं कर। पिछली रिएक्शन क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अपन ने ग्रुप में डाल देना, इसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल लगाना। अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने ग्रुप को तो रखना है, इस ग्रुप को तो रखना है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन हटाया जाए ये डिसाइड। इस टाइम अपने इस चीज, बोलो मेरी बात समझ आ रही? तो अब आप मुझे बात बताओ, हमारे अभी पिक्चर का हीरो कौन चल रहा है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से हेलोएरीन कर रहे हैं। तो हेलोएरीन्स कैसे होने चाहिए आपके साथ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव? तो ग्रुप ग्रुप अपना लगा हुआ है ना, ये तो ग्रुप डिसाइड करेगा। बात आप देखिए ना, बताओ अगर इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कहाँ आना चाहिए, ऑर्थो पैरा। क्यों आना, कैसे पता लगा, क्योंकि जो एटम है उस पर आपको लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें 5 रिएक्शन आती है, फिक्स रिएक्शन है 5। पहली हेलोजनेशन, एक और हेलोजन लगाएंगे तो ऑर्थो पैरा पर बनेगा। फिर दूसरी नाइट्रेशन, उसमें नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे। तीसरी सल्फोनेशन, उसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाएंगे। चौथी फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें R मतलब CH3 ग्रुप लगाएंगे। और पांचवी फ्रिडलक्राफ्ट एसाइड, 5 रिएक्शन, ठीक है।
तो इसमें लिख सकते हैं, आपने रिएक्शन तो लिखी हुई है इलेक्ट्रोफिल, तो इसमें लिखिएगा एलोवेरिन्स आर ऑर्थोपैराडाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एज शोन बिलो। पहली रिएक्शन है हैलोजन, या जैसे अब देखो इसमें क्या आपके पास क्लोरोबेंजीन का आप फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, एनहाइड्रस KlCl डार्क, तो ऑर्थो पर और पैरा पर ये क्लोरीन आते हैं। वन टू, या इसको लिख लेते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट। हाँ पर हाँ ये अब देखो इसमें अगर समझना चाहो आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, हालांकि इसका ना मैकेनिज्म, तो वो मैकेनिज्म तो अब अपने वो तो 11th में था। इसमें होता क्या है, जैसे ना ये Cl होता है ना, Cl2, ये वाला, ये ऐसे टूटता है, ऐसे टूटेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास ये, जैसे ये क्या बन जाएगा Cl पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। Cl पॉजिटिव को क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम। जब भी नॉन मेटालिक कैटायन होता है उसके आगे समझ सकता है ओनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, अमोनियम, नाइट्रोनियम, ऐसे होता है, ठीक है। और ये होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे। तो ये क्लोरोनियम जो है ना, ये जाके मान लो ऑर्थो पैरा का हाइड्रोजन तो आपको जैसे यहाँ दिखाए तो नहीं, ऊपर आपको पता है सारे में लगे, भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये गलती लग जाती है, भी यहाँ है तो सही, कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मान लो कि ये क्लोरोनियम जो है ये Cl पॉजिटिव जाता है और H पॉजिटिव को अलग करता है इसका, ऐसे ही हटा, तो यहाँ Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव आके लगता है, ये आपके पास इस कार्बन पे पास मान लो Cl आकर, तो H पॉजिटिव अलग होता है, वो H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है, वो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव, इस तरह से, समझे मेरी बात। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से, तो इसमें और कौन सा हाइड्रोजन हटाया जाए वो डिसाइड कौन करता है, जो हमारा एक ग्रुप पहले से बैठा हुआ ये कहता है कहां पर, और वो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके पास क्लोरीन से रिएक्शन कराया, एनहाइड्रस KlCl3, AN लिखा है, AN स्टैंड फॉर एनहाइड्रस के लिए लिखा है, एनहाइड्रस मतलब ड्राई होना चाहिए, ठीक है। हाँ बनता है, मगर बाय प्रोडक्ट्स अपने को दिखाने के लिए बिल्कुल बनता है, ठीक है। हटा दो इसको। हैलोजनेशन के बाद
इसमें दूसरी जो आती है रिएक्शन वो है नाइट्रेशन। फिक्स रिएक्शन है इसके लिए। नाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। इनके मिक्सचर से ना NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है, कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इससे नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है और फिर वो नाइट्रोनियम आयन लगेगा कहाँ, लगना तो उसने ऑर्थो पर और पैरा पर ही आके। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, कभी इसको नाइट्रोक्लोरो भी लिख देते हैं, वैसे सही मायने में क्लोरोनाइट्रो, पर कहीं पर नाइट्रोक्लोरो ऐसे भी लिखा जाता है, ओके। और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट। तीसरा आता है इसमें, वो बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या चीज होती है कि आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पोलियम से कराते हो आप। पोलियम जो है ना, यहाँ पर स्टार लगा के मैं ऊपर कहीं पर आप, पोलियम जो है उसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके ऊपर क्या होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, इसकी सरफेस के ऊपर धुआं नजर आता है, फ्यूम्स, धूम्र बोलते हैं ना, धुआं जैसे स्मोकिंग का धुआं होता है ना, स्मोक नजर आता है आपको, फ्यूम्स नजर आती हैं, तो इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, बहुत कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूमिंग जो ओलियम होता है या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर फ्यूम्स किस चीज की होती है, तो किस चीज की होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की होती है, ठीक है। तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ओलियम होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो H2S2O7। अगर आप ये जोड़ दोगे ना H2SO4 में SO3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S2O7, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो है सल्फोनिक एसिड बना, SO3H ग्रुप होता है, ये जैसे Cl, ऑर्थो पर SO3H, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका मेजर प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो कितना सीधा सीधा सिस्टम है, हर बार एक ही तरह की चीज, अलग अलग तरह के आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, पर वो लगा ऑर्थो पैरा पे। ऐसा ही रिएक्शन कल को अगर फिनॉल होता तो भी आपके पास तब क्या होता, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता। लेकिन अगर बेंजल्डिहाइड होता तो, अगर बेंजल्डिहाइड होता तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता, तब आपके पास मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अगर बेंजोइक एसिड होता तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो रिएक्शन याद समझ आ गई ना आपको, बात याद करने की जरूरत नहीं अगर आपको बात समझ आ गई, ठीक है।
क्लियर था ना सर? वॉल्यूम क्या लिखिए ना। ओके, इसमें अगला देखो आप, नेक्स्ट है जैसे इसको नेम रिएक्शन होती है। हाँ जी, कहाँ जाना? वो बता रखा उन्होंने को समझ। हाँ, मैं नहीं चाहता आप रास्ते में कॉल करते। ठीक है, सीधे आप जाएं। तो ब्रिटल क्राफ्ट एल्गाइड, जी क्या हो गया? आप क्लियर क्या? ठीक है, इतनी देर में तो अपन काम ही खत्म कर लेंगे। ब्रिटल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा आपके पास, जैसे ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसमें जो रिएक्टेंट होता है ना, वो कोई हेलो एल्केन होता है। मान लो ये क्लोरोमीथेन आपने, लेकिन ब्रिटल क्राफ्ट की पहचान है कि इसके अंदर एक्टिव एनहाइड्रस गैस। एल्काइलेशन मतलब ये ऐसे टूटेगा, देखो इसमें जो है आपका CH3 पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा CH3 पॉजिटिव बनेगा, और आपको इस तरीके से यहाँ पर CH3 Cl और ये एल्काइल ग्रुप आके लगता। अगर यहाँ पर ये C2H5 होता तो C2H5 आके लग जाता, जो भी R ग्रुप लगा होगा यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया ऑर्थो क्लोरोमिथाइल बेंजीन और पैरा क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ये मेजर। ठीक है, थोड़ा मैं जरूरी क्या कह रहा हूँ कि याद कीजिए, ऑब्वियसली कल तो ये खत्म होते ही थोड़ा सा ही काम रह गया, खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आपको कन्वर्जेंस करवाना चाहिए। ठीक है, 5-7 मिनट का रिएक्शन ही रहेगा, उसके बाद कन्वर्जेंस करनी है हमने। कन्वर्जेंस आप जब भी कर पाओगे जब आप सारी रिएक्शन स्टेप पर याद, ठीक है, करके आएंगे याद, अच्छे से याद करके आएंगे, कल कोशिश करें, तभी अपने को क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई अपने ऑर्गेनिक मैनेज। ठीक है, हैं जी, हाँ, अगर आप इसको टॉलुइन फॉर्मेट लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन और पैरा क्लोरोटॉलुइन और